नमस्कार दोस्तों, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट के इस 10वें वीडियो में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस मार्क टेस्ट में कुल 25 प्रश्नों को हम देखते हैं जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के लिए एक संपूर्ण क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। अगर आप संपूर्णता से समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो आरओ एआरओ मेंस लिख करके 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज संचालित कर रहे हैं। उस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप लोअर पीसीएस लिख करके इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमेशा की तरह एंशिएंट हिस्ट्री से है। तो नीचे दो सूची दी गई है। एक में तो वैदिक कालीन पद है और दूसरे में उनका कार्य। पूछा यह जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में दिए गए तथ्यों में से कौन सा से सुमेलित है। तो पुरोहित राजा का मुख्य परामर्शदाता होता था, स्पर्श गुप्तचर होता था, उग्र पुलिस होता था, वाज्रपति ग्राम का अधिकारी। तो ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये सही सुमेलित है, स्पर्श यानी गुप्तचर, उग्र यानी पुलिस। लेकिन ये वाज्रपति जो ग्राम का अधिकारी है असल में एक ग्राम का अधिकारी न होकर के चारागाह का अधिकारी था और इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो चौथा सुमेलित नहीं है और 3 सुमेलित है। तो बी हमारा उत्तर होगा। 1, 2, 3 सही सुमेलित है और 4 सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर वैदिक कालीन जो पद और उनके कार्य थे पूरा यहां से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रमुख पदाधिकारी और उनके कार्य यहां पर पूरा विस्तार से दिया गया है। इसे पढ़ लीजिए, व्याख्या ध्यान से पढ़ लिया करिए। बहुत सारी चीजों का समावेशन हम अपनी व्याख्या में करते हैं। दूसरे प्रश्न पर हम आ गए। दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि इसका उत्तर फिरोज तुगलक है। तो दूसरे का उत्तर बी है। और यहाँ पर फिरोज तुगलक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए हैं जिसमें से जो प्रश्न में पूछा गया तो फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और अनेकों छोटी नहरों का निर्माण उसने करवाया था। तीसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। भीमबेटका शैल चित्रों में हाथी, हिरन और सांभर जैसे चित्रों को भी बनाया गया है। दूसरा कथन, इन गुफाओं को यूनेस्को द्वारा 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब पूछा यह जा रहा है कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और न तो 1 ही सही है न तो 2 ही सही है। तो देखिए इसमें से पहला तो सही है कि भीमबेटका शैल चित्रों में हाथी, हिरन और सांभर जैसे चित्रों को भी बनाया गया है। लेकिन ये दूसरा कथन जिसमें कहा गया है कि इन गुफाओं को यूनेस्को द्वारा 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, असल में ये 2005 न होकर के 2003 है और इसलिए ये कथन गलत है। तो उत्तर हमारा तीसरे का होगा ए। यहीं पे एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या इतने माइनर फैक्ट्स पूछे जाने चाहिए एग्जाम में, जैसे यहां 2005 और 2003 में करके पूछा गया है। इसका भी उत्तर दीजिएगा। तो ये भीमबेटका जो है
जिसको कहते हैं भीम बैठका भी, ये मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है और ये पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। माना जाता है कि आदि मानवों ने इन शैल चित्रों को बनाया है। तो इन शैल चित्रों में हाथी, हिरण और सांभर जैसे चित्रों को बनाया गया है और यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चौथे प्रश्न पर हम आ गए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो एक तरफ तो है विद्रोह और दूसरे तरफ है उसके नेता जो उस विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो अब इसका सुमेलन करना है। तो देखिए इसमें अहोम विद्रोह यानी बी का 2 गोमधर कुंवर और कुमार रूपचंद्र, हालांकि कुमार रूपचंद्र तो कम प्रसिद्ध नाम है लेकिन गोमधर कुंवर तो काफी प्रसिद्ध नाम है। तो बी का 3 है, ये तो पक्का मुझे पता है। और बी का 3 अगर मैं देखता हूं तो मुझे दिखता है कि बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, केवल ए में नहीं है। तो ए तो इसका उत्तर नहीं होगा, ए बी सी डी में से होगा। तो कहने का मतलब है कि इस जानकारी से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी जानकारी हमारे पास सेकंड नंबर की जानकारी ये है कि ये जो पागलपंथी विद्रोह था इससे टीपू करमशाह जुड़ा हुआ था। तो सी का 4 होगा। तो सी का 4 कहाँ हम देखते हैं। तो सी का 4 हमको न तो सी में दिखता है न तो डी में दिखता है, केवल कहाँ दिखता है, बी में दिखता है। और बल्कि पागलपंथी और टीपू करमशाह सुमेलित होता, केवल यही एक फैक्ट आपको पता होता तब भी इसका उत्तर आपको मिल जाता, क्योंकि सी का 4 केवल और केवल एक जगह है और वो है बी में। तो चौथे का हमारा जो उत्तर है वो है बी। आइए व्याख्या देखें। तो रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह उमाजी, गडकरी विद्रोह, बाबाजी अहिरेकर, पागलपंथी विद्रोह, टीपू करमशाह और अहोम गोमधर कुंवर और रूपचंद्र। पांचवें प्रश्न पे हम आ गए हैं। आसान प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। ऑपरेशन जीरो आवर के किसके विरुद्ध चलाया गया था। असहयोग आंदोलन, हैदराबाद रियासत, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए सभी बड़े नेताओं को गांधी जी समेत गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के ही तहत। तो सी हमारा उत्तर है। यहां पर व्याख्या लिखी गई है। हम आगे बढ़ेंगे। छठे प्रश्न पर हम आ गए हैं। हेमेटाइट लोहे का 79% भंडार भारत के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है। हेमेटाइट लोहे में लोहे का अंश 60 से 70% तक होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ एवं कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। तो इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं ये पूछा जा रहा है। तो केवल एक और दो, दोनों, सभी और 2 एवं 3। तो इसमें से सभी कथन सही है। आइए इसकी व्याख्या देखा जाए। तो हेमेटाइट, जिसे लोहे का ऑक्साइड तथा गोरिक लोहा भी कहते हैं, लोहे का एक अयस्क है। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का होता है और इसमें लोहे का अंश 60 से 70% तक होता है और यह मुख्यतः धारवाड़ एवं कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। इसके 79% भंडार पूर्वी क्षेत्र जैसे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका मुख्य भंडार उड़ीसा 34%, झारखंड 23%, छत्तीसगढ़ 22%, कर्नाटक 11% और गोवा 5% में भी स्थित है। अब 7वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये। डायमंड पार्क क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ये वे राष्ट्रीय पार्क है जो भारत के पहाड़ी स्थानों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए हैं। ये वे स्थान है जहां तेल शोधक कारखाने स्थापित हैं। ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण
निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो सी हमारा उत्तर है, यही सही है। ये वे केंद्र है डायमंड पार्क जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषण के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या लिखी गई है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। मृत घाटी किसके लिए जानी जाती है? अत्याधिक ठंड के लिए, अत्याधिक उष्णता यानी गर्मी के लिए, असामान्य गहराई के लिए, अत्याधिक लवणता के लिए। तो 8 का उत्तर हमारा है अत्याधिक उष्णता के लिए मृत घाटी जानी जाती है। ठीक है, तो ये डेथ वैली यानी मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया के मोजाबे मरुस्थल के डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे नीची, गर्म और शुष्कतम घाटी है जो अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है और वर्तमान में इस स्थल को विश्व का सबसे गर्म स्थल तापमान की दृष्टि से घोषित किया गया है और इस घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स, डेविल गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। 9वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो भारतीय रेलवे की ये एक उपलब्धि ही है कोंकण रेलवे। गुजरात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र केरल, राजस्थान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र कर्नाटक। तो महाराष्ट्र कर्नाटक इसका उत्तर है 9th का डी। ठीक है, तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। इसका निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। यह रेल मार्ग 760 किमी लंबा है और बहुत मुश्किल परिस्थिति थी इसे बनाने में, लेकिन बना लिया भारतीय इंजीनियरों ने इसे। तो 176 नदियों तथा 2000 पुलों एवं 91 से अधिक सुरंगों को यह पार करता है। तो सोचिए कितना मुश्किल प्रोजेक्ट ये रहा। अब हम आ गए हैं इंडियन पॉलिटी के प्रश्न पे। पहला प्रश्न, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से सही हैं। तो यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार यानी परिधि से परे है। तो मतलब संसद के पास ताकत ही नहीं है कि आधारभूत संरचना में वो कोई परिवर्तन कर सके संशोधन के माध्यम से। दूसरा, यह जनता द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरा, यह संसद की संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए, यह जनता द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है, ये तो गलत ऐसे ही है। ठीक है, अब संविधान सभा में प्रतिनिधि का क्या मामला है? संविधान सभा तो बनी, संविधान उसने बना दिया, तो वो तो नहीं। और यह संसद की संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत है, तो ये भी गलत है, नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रूप से केशवानंद भारती मामले में यह कह दिया गया कि भारत की संसद संविधान में के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई भी संशोधन संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकता, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। और ऐसे में हम देखें तो केवल और केवल इसमें से एक ही सही है और वो है सी, कि संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से बाहर है आधारभूत संरचना। ठीक है, तो 10 का हमारा उत्तर सी है। यहां पर बड़े विस्तार में यहां व्याख्या लिखी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हम आ गए 11वें प्रश्न पे और भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के संदर्भ में यहां पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्रदान किए गए हैं। दूसरा, पेप्सू पर वीटो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लगाया गया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था और सर्वप्रथम पॉकेट वीटो शारदा एक्ट पर लगाया गया था। तो कुल 4 कथन दिए गए हैं। तो पहले कथन से शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्रदान किए गए हैं। निश्चित रूप से यह सही है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार के वीटो हैं। पेप्सू पर यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, अभी पिछले
किसी मार्क टेस्ट में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। तो इस मुद्दे पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वीटो का प्रयोग किया था, सही है, उन्होंने किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, निश्चित रूप से किया था। सर्वप्रथम पॉकेट वीटो शारदा एक्ट पर लगाया गया था। असल में यह गलत है, शारदा एक्ट तो 1928-29 की बात हो गई, ठीक है। तो इसमें से 1, 2, 3 सही है और इस आधार पे सी सही है, 1, 2, 3। तो यहां पर पूरा लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर अत्यांतिक वीटो यानी जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं उसका प्रयोग किया गया था। निलंबनकारी वीटो होता है और जेबी वीटो, इसका प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया था। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य ये जान लीजिए कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भारत के राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो की शक्ति नहीं है और ये जो प्रावधान है ये जुड़ा है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। 12वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। राज्यसभा के संबंध में 3 कथन दिया गया है, विचार करना है। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई एवं तब से निरंतर चलने वाली संस्था है। राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों के तीनों सही हैं और इसलिए सही सभी हैं, ये हमारा उत्तर है और सी उत्तर हमारा हो गया। तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, तो एक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। 1951-52 में भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर जो है राज्यसभा का गठन हुआ, विधानसभा का भी चुनाव हुआ क्योंकि विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा में जाते हैं। तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 51 और 52 के शुरुआत तक हो गए। तो 13 मई 1952 को राज्यसभा का प्रारंभ हुआ। पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्य परिषद ही कहा जाता था। वर्ष 1954 में इसका नाम राज्य परिषद से बदल करके राज्यसभा कर दिया गया, ठीक है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष या सभापति होता है, यह राज्यसभा का सभापति नहीं होता है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ये सदस्य नहीं होते हैं। उपसभापति का चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 13वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहां पे दिए गए हैं। भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम भाग 13 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 13 के अंतर्गत आता है, मैंने 13 में इससे जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद 309 के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। अब यह पूछा जा रहा है, तो देखिए ये पहला जो कथन है ये तो निश्चित रूप से सही है, भाग 13, और इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक प्रावधान है। तो देखिए मैं एक बात हमेशा बताता हूं कि संविधान की सभी अनुसूचियां और भाग अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आप दे लेंगे जो एग्जैक्ट तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपको मान लीजिए ये पता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, इससे जुड़े हुए प्रावधान संविधान के भाग 13 में किए गए हैं और संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद कुल है 301 से लेकर 7 तक। तो जैसे ही अगर आप ये जानते होंगे वैसे ही अगर आपको ये नहीं पता है कि अनुच्छेद 309 में क्या लिखा है, फिर भी आप ये जान जाएंगे कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ प्रावधान तो नहीं ही लिखा होगा, क्योंकि 301 से लेकर 307 तक ही तो ये अनुच्छेद है इससे जुड़े हुए भाग 13 में दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि केवल एक ही सही है और इसका उत्तर है ए। आइए व्याख्या देखें। तो भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307,
309 के अंतर्गत संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें लिखी गई है और ये भाग 14 में है और 308 से लेकर 323 तक इसमें जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। 14वें प्रश्न पर हम आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निश्चित रूप से सही है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यह भी सही है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, नहीं विद्युत ऊर्जा में, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यहां पर आप देखें, ठीक है। तो विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और इससे जुड़े हुए काफी टर्म यहां पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 15वें प्रश्न पर हम आ गए हैं, स्वप्न संबंधी अध्ययन क्या कहा जाता है इसे? तो आनिरोलॉजी इसे कहा जाता है, स्वप्न संबंधी अध्ययन को। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी ऑप्शन में थे उन्हें क्या कहा जाता है, जैसे सिंडेस्मोलॉजी कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन, टेराटोलॉजी शारीरिक व्याधियों का अध्ययन, मिर्मिकोलॉजी एंटोमोलॉजी की शाखा के अंतर्गत ही ये आता है और इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 16वें प्रश्न पर हम आ गए, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल शक्करमय पदार्थ या स्टार्च पदार्थ से प्राप्त होता है और यह बताना है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। तो डी, इसमें से सभी सत्य है कथन। तो यहां पर पूरी व्याख्या लिखी गई है, आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। हम आगे बढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क में दर्द, ठंडा, गर्म इत्यादि को पहचानने का कार्य मुख्यतः होता है सेरिब्रम द्वारा, हाइपोथैलेमस का और थैलेमस का और मेड्यूला ऑब्लांगेटा का। तो किसका होता है? तो सी उत्तर है थैलेमस का, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क में दर्द, ठंडा, गर्म इत्यादि को थैलेमस पहचानता है और इसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है। हम अब आ गए 18वें प्रश्न पे। तो पिछले कुछ वर्षों में चर्चा में रहे चीट फंड के संबंध में कुल 4 कथन है। यह एक बचत योजना है, यह राज्य सूची का विषय है, सेबी अधिनियम में चीट फंड संबंधी प्रावधान शामिल नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक चीट फंड कारोबार का विनियमन करता है। अब सत्य कथन पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या सत्य है। तो देखिए, यह एक बचत योजना है, यह तो सत्य है। इसके अलावा यह राज्य सूची का विषय है, यह गलत है, यह समवर्ती सूची का विषय है। सेबी अधिनियम में चीट फंड संबंधी प्रावधान शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो 3 सही है। भारतीय रिजर्व बैंक चीट फंड कारोबार का विनियमन करता है, यह गलत है, तो 1 और 3 सही है और इस हिसाब से डी हमारा उत्तर है। तो चीट फंड एक बचत योजना है जिसका विनियमन चीट फंड अधिनियम 1982 के तहत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और यह समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसके संबंध में कानून बना सकते हैं। और चीट फंड अधिनियम 1982 की धारा 2 के अनुसार चीट का मतलब लेन देन है, जो चाहे चीट फंड, चिट्टी, कुरी या किसी अन्य नाम से जिसके तहत एक व्यक्तियों के एक निर्धारित संख्या के साथ समझौते में प्रवेश करते हैं। हर महीना एक निश्चित धनराशि दी जाती है, लॉटरी निकाला जाता है और किसी एक व्यक्ति को इकट्ठा पैसा मिलता है। इसी तरह से सबका नंबर आता है। 19वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। एक संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल 4 कथन है। इसका एक कानूनी अस्तित्व होता है, शेयर धारकों का सीमित दायित्व होता है, इसका एक लोकतंत्रीय प्रबंधन होता है और इसका एक सामूहिक स्वामित्व होता है।
पूछा जा रहा है कि इन 4 कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तो इन 4 कथनों में से चारों के चारों ही सही हैं और इसलिए 19 का जो हमारा उत्तर है वो है डी, चारों के चारों कथन सही हैं। यहां पर देखें आप, तो एक संयुक्त पूंजी कंपनी यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो पहला तो ये कि कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा यह स्थापित होती हैं। सीमित दायित्व तो होता है, इसका मतलब यह है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व तो उनके द्वारा लिए गए अंशों यानी जो शेयर है या उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होता है। इसका प्रबंधन लोकतंत्रीय होता है, ठीक है, और सामूहिक स्वामित्व के भावना पर ये संचालित होती हैं। 20वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा यदि वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, वह आय के निश्चित स्तर पर पूरे आराम से रहने में सक्षम हो, वह कुछ निश्चित वस्तुओं के उपभोग के बिना अपनी वह आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हो, वह आय के नए स्रोतों को पाने में सक्षम हो। तो ए इसका उत्तर है, वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो तो हम कहेंगे कि वो साम्य अवस्था में है। तो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह खर्च की गई राशि से अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर रहा होता है। 21वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। भारत के निम्नलिखित धार्मिक समुदायों को उनके लिंगानुपात के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, उसके बाद क्रमशः कम। तो भारत में सबसे अधिक धार्मिक लिंगानुपात की बात करें तो ईसाई धर्म में है। तो 3 तो पहले नंबर पे होना चाहिए। तो सी उत्तर नहीं हो सकता, डी उत्तर नहीं हो सकता, ए बी में से होना चाहिए क्योंकि ए बी 3 से शुरू हो रहा है और बी भी 3 से शुरू हो रहा है। अब देखिए इसमें एक विषय और है कि ये जो मुसलमान इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें मुसलमानों में सबसे निम्नतम है लिंगानुपात, तो चौथा लास्ट में होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि पहला और सबसे बाद वाला भी पता हमें हो तब भी हम उत्तर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि आप ये जानते हैं कि बौद्ध और जैन में कौन कम या ज्यादा है। अगर ये जानते हैं तभी आप इसका उत्तर खोज पाएंगे और इसका उत्तर है बी, यानी पहले ईसाई, फिर बौद्ध, फिर जैन और फिर मुसलमान। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं व्याख्या। तो ईसाई 1009 2001 में थी, फिर बढ़ा है 1023 हो गया। बौद्धों की बात करें तो 953, अब ये 965 है। 2011 में जैन 940 से 954 और मुसलमान 936 से 951। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आ गए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तमिलनाडु, पंजाब, केरल, कर्नाटक। तो केरल इसका उत्तर है, हालांकि गोवा इसमें सबसे ऊपर है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो केरल को हम देखेंगे तो यहां पर देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हजार जीवित जन्म है। राज्यों में सबसे कम गोवा, मणिपुर यानी प्रत्येक 1000 पे 11, जबकि केरल ज्यादा पीछे नहीं है, प्रति 1000 पे 12 था। ठीक है, और सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश 59, उत्तर प्रदेश 57 और उड़ीसा 57। इसी बीच सितंबर 2007 में जारी SRS बुलेटिन के अनुसार ये बताया गया कि भारत में 2016 में शिशु मृत्यु दर 34 थी। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश 47 में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम गोवा में दर्ज किया गया। तो शिशु मृत्यु दर की स्थिति यहां पर लिखी गई है, आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, 23वें प्रश्न पे आ गए हम। करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत में स्थित यूनेस्को धरोहरों के कितने स्मारक डाक
टिकट जारी किए हैं? तो इसका उत्तर है 5 डाक टिकट जारी किए हैं। आइए व्याख्या देखें। तो यह इस श्रृंखला का तीसरा भाग है। ये टिकट भारत के 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण करते हैं। पहला अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा का चर्च, पट्टदकल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह और कुतुब मीनार इसमें शामिल हैं। 24वां, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नई प्रणाली की शुरुआत की है? यात्री सुरक्षा, सुरक्षित यात्रा, यात्री सेफ्टी, रेल बाईसाइकिल। तो रेल बाईसाइकिल की शुरुआत की गई है। 24 का उत्तर हमारा डी है। तो रेल बाईसाइकिल के जरिए आसानी से पटरियों के टूट फूट वाले स्थान पर पहुंचकर उनकी मरम्मत की जा सकती है। तो रेल बाईसाइकिल। 25वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो यह अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान। ठीक है। तो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। और ये जो अभियान है ये मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य क्या है? ये देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप चलाया गया है। इस प्रकार से कुल 25 प्रश्नों को हमने इस मार्क टेस्ट में देखा। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।